बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बहुत ही सरल तरीके से फील के साथ आप इसे समझेंगे, जो कि है गॉस प्रमेय। गॉस थ्योरम बच्चा चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से कुछ आएगा तो इस प्रमेय से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ओके, सो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं, पूरी गॉस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिएगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो भैया इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे और अच्छी तरीके से फील के साथ में फिजिक्स को पढ़ाते रहेंगे। ओके, सो रेडी हो जाइए आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा गॉस प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या है, इसका कथन क्या है, इसके कथन को प्रूफ कैसे किया जाता है, इसकी उपपत्ति कैसे है, हम आज इन सारे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो चलो आज बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गॉस प्रमेय का कथन समझना है। गॉस प्रमेय का कथन समझना है, उसका अर्थ समझना है और उसके बाद में हम लोग प्रूफ की बात करेंगे। लेकिन एक बात बच्चा याद रखना कि अगर आप गॉस प्रमेय समझना चाहते हैं तो उससे पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि है नंबर 1 घनकोण और दूसरा है वैद्युत फ्लक्स। घनकोण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, विस्तार से इस पर चर्चा की थी। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला लेक्चर खुल के आ जाएगा और उस पहले लेक्चर को आप देखिएगा। वैद्युत फ्लक्स और घनकोण के बारे में विस्तार से मैंने उसमें समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से फील के साथ आप समझ पाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। अगर आपको वैद्युत फ्लक्स घनकोण के बारे में पता है तो, लेकिन भैया याद रखना पता जरूरी है कि ये आपको पता होना चाहिए। मैं शॉर्ट में यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि घनकोण भैया क्या होता है। मैं क्योंकि फार्मूले इस्तेमाल होंगे इसमें, तो उस फार्मूले का इस्तेमाल हम अगर करेंगे तो यहां पर भी एक बार वो फार्मूले लिख ही देते हैं आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना घनकोण क्या होता है, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घनकोण कहलाता था। अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी है तो ये आपको याद आ गया होगा, और नहीं याद आया है, नहीं देखी है तो ये डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लिक करो, पहला वीडियो देखिए, आराम से विस्तार से समझिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण घनकोण कहलाता है, जिसे हम लोग ओमेगा से व्यक्त करते थे। मैंने यहां पर बताया था छोटे से घनकोण की बात करेंगे तो डी ओमेगा से लिखेंगे, और डी ओमेगा बराबर में सूत्र बताया था हमने DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। DA इंटू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आपको मैंने डी ओमेगा के लिए सूत्र बताया था घनकोण के लिए। ये आपको सूत्र याद रखना है क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अभी हम करेंगे तो नो प्रॉब्लम, आपको ये सूत्र याद रहेगा। दूसरा, आपको वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, और आप इससे पहले एक और बात याद रखिए कि भैया घनकोण, ये तो छोटा सा घनकोण है, अगर हम संपूर्ण घनकोण की बात करते हैं तो जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बताइए। भैया लाइव नहीं है, मुझे पता है लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट एक बार करिए। जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपके दिमाग में वो बातें छप जाती हैं, तो कमेंट करके बताइए कि संपूर्ण घनकोण का वैल्यू कितना होता है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर देखा आपको पता होगा, जल्दी कमेंट करिए। मैंने क्या बताया, संपूर्ण घनकोण को लिखेंगे कैसे, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा से लिख सकते हैं या फिर केवल ओमेगा से लिख सकते हैं। ओके, और इसका वैल्यू होता कितना है याद रखना,
4 पाई होता है। आपको पता होगा, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो भैया जरूर पता होगा, मैंने पढ़ाया है यार, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने बताया है। तो क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब है संपूर्ण घनकोण, और संपूर्ण घनकोण का वैल्यू होता है 4 पाई। ये बात आपको याद रखना है। वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं भैया। वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो कहते थे किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते थे। ओके, काहे से व्यक्त करते थे? तो भैया हमने बताया था इसे व्यक्त करते हैं फाई ई से, हैं? फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या था? तो हमने बताया था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। मैंने इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है वो छोटे से पार्ट की बात करेंगे, डी फाई ई की बात करेंगे। अर्थात डी फाई ई का सूत्र क्या बना था भाई, जरा यार बताओ ना आप लोग मेरे चूहों। डी फाई ई का सूत्र बना था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यही बना था ना। और बताइए जरा आप लोग, बताइए कि फाई ई बराबर में अगर मैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं, मतलब ई और डी ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं, वेक्टर हटाता हूं, तो क्या आने वाला है? कॉस थीटा। सो ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये सूत्र होता है किसका? वैद्युत फ्लक्स का। यह सूत्र होता है किसका? घन कोण का। और संपूर्ण घन कोण का मान 4 पाई। बस इतनी बातें अगर याद हैं, गॉस प्रमेय आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। बस हमारे साथ बने रहिएगा भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को लाइए, क्योंकि अगर आप फीलिंग के साथ में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से अच्छे से समझना चाहते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, तो भैया आप बहुत अच्छे चैनल पर आ चुके हैं। ठीक है, आप हमारे साथ साल भर बने रहिएगा, गारंटी देता हूं भाई, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिजिक्स से प्यार करना। मैंने क्या बताया? गॉस थ्योरम अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको लिख लेनी है अगर नहीं पता थी, और अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, मैं इनको मिटाता हूं। आगे बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम के सबसे पहले कथन की बात करेंगे। गॉस थ्योरम किसके बारे में बताती है? पहली बात याद रखिएगा, गॉस थ्योरम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताती है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है सब कुछ। ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लिया गॉस प्रमेय क्या कहती है? कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, इसके बारे में गॉस थ्योरम कहती है। और क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम में कहा गया है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। भैया मैंने बोल तो दिया, लेकिन आपको नहीं समझ में आया। समझ में कब आएगा? जब हम समझाएंगे। समझाएंगे कैसे? फीलिंग के साथ समझिए भाई, फीलिंग से। एक बात याद रखना, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन जो आपके सामने आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, पूरा दिमाग मेरी बातों पर लाइए, मैं आपको समझाता हूं। दो चीजें हैं, एक है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, एक क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ओके, एक है क्या? तो एक है वैद्युत आवेश या नेट आवेश, आप इसको नाम दे दीजिए, नेट आवेश। अब जरा समझना, एग्जाम्पल मैं इस पर मैं बाद में आता हूं, मैं कथन आपको याद कराने वाला हूं बहुत सरल तरीके से, फील के साथ में। ठीक है, टेंशन ना लेना, बस हमारे साथ बने रहो यार तुम। ठीक है, मैंने क्या बताया? एक आदमी है, मान लिया ये, अब मैं बढ़िया नहीं बना पाता, ड्राइंग के चक्कर में ना जाना। एक आदमी है ये, ठीक है, ठीक है, इसका नाम है रमेश। ओके, इसका नाम है दीपक। दीपक, अब किसी का रमेश और दीपक नाम हो तो चिढ़ाने मत लगना। ठीक है, समझिए, रमेश और दीपक ये दो लोग हैं। मैं क्या कहने वाला हूं? रमेश जो है वो दीपक का 3 गुना है। कह सकता हूं क्या मैं ऐसे? लगभग मान लिया कि यार 3 गुना है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगा कि रमेश दीपक का 3 गुना है। ओके, इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार, ध्यान से देखना, यहां पे दो चीजें हैं, वैद्युत फ्लक्स पहली वाली चीज, और ये नेट आवेश। इसमें क्या कहना है हमें? वैद्युत फ्लक्स नेट आवेश का 3 गुना है ना, 3 गुना नहीं कहना है, यहां पे 3 गुने की बात हमने की है, 3 गुना है, यहां पे 3 गुना नहीं कहना है, यहां पे कहना है 1/ε0 गुना। वह इसे क्या बोलते हैं? 1/ε0।
तो 1/ε0 गुना है, कितना, 3 गुना नहीं, 1/ε0 गुना है। कौन, वैद्युत फ्लक्स नेट आवेश का 1/ε0 गुना है। नेट आवेश कहां है, पृष्ठ के भीतर है। वैद्युत फ्लक्स किससे निकल रहा है, पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। अब जरा समझो, एक बंद पृष्ठ है ये, ठीक है। इस बंद पृष्ठ के भीतर कुछ आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 सब जोड़ लिया, तो कुल जो नेट आवेश होगा, सब इनका जो परिणामी योग होगा उससे हम नेट आवेश कह रहे हैं, कि जितने भी आवेश उसके भीतर है उसे हम नेट आवेश कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है, गॉस प्रमेय में कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स जो है, जो बंद पृष्ठ से निकलता है, वह वैद्युत फ्लक्स, इसके भीतर जो नेट आवेश होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस इतनी सी कहानी है, खत्म। अब इसको सेंटेंस में लिखेंगे, मैं लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, उसके बाद में डेरिवेशन करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। मैंने क्या बोला, गॉस प्रमेय में क्या कहा गया है, गॉस प्रमेय, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ऐसे ही, इसका कथन क्या है, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस गॉस प्रमेय का कथन खत्म। इस कथन को अब हम लिखने वाले हैं और उसके बाद में हम इसका प्रूफ देखेंगे। रमेश दीपक का फंडा समझ में आया, मैंने क्यों बताया, ठीक है, बात क्लियर है। ओके, चलो आइए लिखते हैं इसके कथन को, लिखेंगे मेरे साथ, आप भी लिखोगे, ठीक है। मेरे साथ बोलो यार पहले, उसके बाद में आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं मौका दूंगा। गॉस प्रमेय क्या है, तो लिखेंगे गॉस प्रमेय, देखो कहीं कहीं पर गॉस लिखा होता है, कहीं कहीं पर गाउस लिखा होता है, यार मतलब वही है, ठीक है। तो आप अपना जो भी समझेंगे, गॉस प्रमेय के अनुसार, मैं लिखता हूं यहां पे, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से, ठीक है, क्या, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे किसके, नेट आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये कथन है आपका गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में भैया अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। ओके, सो चलो अब गॉस प्रमेय का हम प्रूफ देखेंगे, इसको मिटाते हैं और इसके प्रूफ की बात करते हैं कि आखिर इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। मतलब इस कथन को हम प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा मैंने कुछ मिटा दिया, चलो मिटा दिया तो क्या है यार, इसका सूत्र तो लिख ही सकते हैं। ध्यान से देखिए, गॉस थ्योरम का मैंने कथन आपको बताया कि जो वैद्युत फ्लक्स है ना, जिसे हम फाई ई कहते हैं, वो आवेश का, किसका, आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश का कितना गुना है, 1/ε0 गुना है। इसका मतलब है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं गणित की भाषा में, फाई ई बराबर में Q/ε0। ये हमारा गॉस थ्योरम का इक्वेशन है, सूत्र है, ये याद रखना। और इसी सूत्र का आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं, प्रूफ देखने वाले हैं गॉस थ्योरम का। ओके, चलो फाई ई बराबर Q/ε0, ये याद रखना, गॉस थ्योरम यही है और इसी को प्रूफ करने वाले हैं अभी। ओके, चलो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं गॉस प्रमेय को। गॉस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए करना क्या है, आपको सुंदर सा छोटा सा एक चित्र बनाना है।
कैसा, एक बंद पृष्ठ ले लेना है, क्योंकि हमें पता है जो गॉस थ्योरम है वो बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो भैया ये याद रखना, गॉस थ्योरम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ इसके भीतर मान लिया जो भी आवेश है उनका नेट आवेश यहाँ पर बिंदु O पर हम लिख देते हैं Q है, ठीक है। बिंदु O है जहां पर एक नेट आवेश Q है, और यहां पर एक मान लेते हैं कि बिंदु है, ठीक है, एक ये बिंदु है P, ठीक है। इसके चारों ओर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया है, ठीक है। ये छोटे से क्षेत्रफल अवयव का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये क्षेत्रफल अवयव का डायरेक्शन है, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन। और यहां पर अगर आवेश है तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण है मान लेता हूं मैं थीटा है, और ये जो क्षेत्रफल हमने लिया है dA, ये बिंदु O पर मान लिया कि एक घनकोण बना रहा है, और जो घनकोण है वो d ओमेगा है, ओके। मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया था जिसे हम dA लिखे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बिंदु P पर जो हमने क्षेत्रफल लिया है छोटा सा, ये क्षेत्रफल जो है वो बिंदु O पर कितना घनकोण बना रहा है, d ओमेगा घनकोण बना रहा है। ये चित्र अपने दिमाग में बैठा हो। एक टेढ़ा मेढ़ा, अब टेढ़ा मेढ़ा कोई भी यार बंद पृष्ठ ले लेना है। अब बंद पृष्ठ ऐसे 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 कैसे ले लिया, मैंने ले लिया एक बंद पृष्ठ लिया, बिंदु O पर एक आवेश Q दिखा देना है, एक बिंदु P मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेना है जिसकी dA दिशा दिखा देनी है, यहां से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखा देनी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिखा देना है, और घनकोण भी यहां पर दिखा देना है कितना अंतरित हो रहा है, d ओमेगा, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा घनकोण भी बन रहा होगा। ये सिंपल बात है, ओके। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हमें एक शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहले शुरुआत करनी है इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव dA से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में, क्योंकि भैया हमें गॉस प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बात करनी है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा इसके विषय में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन वैद्युत फ्लक्स निकालने से पहले आपको जो बात याद रखनी है वो है आपको कि यहां पर जो पृष्ठ लिया है इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे बिंदु P पर, यहां पे मैं लिख देता हूं बिंदु P पर, देखो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखिए बच्चा, बिल्कुल ध्यान से फीलिंग के साथ में समझो यार। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं कहूं यहां पे एक आवेश है Q और इससे r दूरी पर एक बिंदु है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप कहोगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पता है, और आप बता दोगे E = KQ/r²। भैया एक K का मतलब है 1/4πε, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि E = 1/4πε0 इंटू में Q/r²। यही तो आप कहोगे, आप ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि भैया कोई भी आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये याद रखने वाला फार्मूला है, और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता इसका मतलब आपने पहले वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े। E = 1/4πε0 इंटू Q/r², ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और भैया यही इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये आवेश है Q और इससे मान लेते हैं ये r दूरी पर ये है बिंदु P, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मैं लिख देता हूं E = क्या होगी 1/4πε0 इंटू में Q/r²। ये समीकरण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बता दी बिंदु P पर। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिए तो अब बिंदु P के चारों ओर जो क्षेत्रफल अवयव dA हमने लिया है, जिसका डायरेक्शन ये दिखाया है, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर, मैं शुद्ध लिख रहा हूं, बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव
क्षेत्रफल अवयव का नाम क्या है, डी ए, वेक्टर डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत क्या भैया, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है भैया, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा। और मैंने अभी बताया था वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है छोटे से वैद्युत फ्लक्स का, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। यही हम लिखने वाले हैं कि डी फाई ई बराबर में क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और मैंने बताया था जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो डी फाई ई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा भैया, ई डी ए कॉस थीटा। ये आपको क्या करना है, ये बन गया आपका, ओके। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से ई का मान यहां पर रख लेना है, रख दें। तो समीकरण मैं यहां पे लिख देता हूं विस्तार से, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर भैया जैसे ही आप मान रखेंगे, मैं ये मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है, डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है और अभी मैंने शुरुआत में बताया भी था और साथ में एक और बात बताई थी, डी ओमेगा का सूत्र क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ये भी मैंने शुरुआत में बताया था, आपको याद होना चाहिए भैया, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 से ई का वैल्यू यहां पर रखने वाले हैं, तो इसलिए क्या बनेगा, डी फाई ई बराबर में, डी फाई ई बराबर में क्या बनेगा, ई की जगह पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। ये भैया हो गया किसकी जगह पर, ई की जगह पर, इंटू में डी ए कॉस थीटा, इंटू में डी ए कॉस थीटा। अब आपको कुछ दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, कुछ दिखा, कोई सूत्र बन रहा है, हाँ बन रहा है, ध्यान से देखो, डी ए कॉस थीटा और अपान में आर स्क्वायर यहां पर है, इसके साथ में हम कर लें डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बन जाएगा डी ओमेगा। मतलब डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पर हम डी ओमेगा लिखने वाले हैं, तो चलो आओ लिखते हैं भैया, डी फाई ई बराबर में 1 अपान, अब 1 अपान क्या, क्यू अपान कर दो क्योंकि आर स्क्वायर को हम उसके साथ ले जाएंगे, तो बन जाएगा क्यू 1 जा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हमने आर स्क्वायर इसके साथ में कर दिया। अब बताइए भैया इसको आप डी ओमेगा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे, तो यहां पर लिख दीजिएगा डी ओमेगा। सो डी फाई ई बराबर में क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। भैया ये हमने डी ओमेगा क्यों लिख दिया है, यहां पे लिख दो, चूंकि डी ओमेगा का सूत्र होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ओके, मैंने लिख दिया। अब भैया ये आपने निकाल लिया और यही मेन चीज आ गई है, हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है, लेकिन ये किसके कारण है, इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है जिसे हम डी फाई ई बोल रहे हैं। हमें क्या निकालना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। भैया संपूर्ण गॉसियन, मैंने बताया था सबसे पहले फिजिक्स का फंडा है, सबसे पहले छोटे से पार्ट के लिए काम करते हैं, फिर संपूर्ण के लिए करते हैं, और छोटे से पार्ट के लिए जब कर लेते हैं तो संपूर्ण के करने के लिए हम इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो यही करने वाले हैं। मैंने क्या किया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिससे हम अब डी फाई ई नहीं लिखेंगे, केवल फाई ई लिखेंगे। फाई ई कैसे निकालेंगे, जो डी फाई ई था ना उसका क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेना है। मैंने बताया था ये और ये चीज सेम होती है, मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि डी ओमेगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा लिखा हो या केवल ओमेगा लिखा हो, बात एक ही है। इसी प्रकार डी फाई ई लिखा है इंटीग्रल के साथ में या फाई ई लिखा है, बात एक ही है। ओके, तो अब क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई का वैल्यू ये वाला उठा करके यहां पे रख लेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। इंटीग्रल से
Q अपान 4πε0 ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहां पर जो बनेगा फाई ई बराबर Q अपान 4πε0 ये बाहर आया, इंटीग्रल के भीतर क्या बचा है डी ओमेगा। ओके, कुछ याद आया अब आपको? अब कुछ आपको याद आया? नहीं आया तो गलत बात है भाई। भैया क्या है इंटीग्रल डी ओमेगा? डी ओमेगा छोटा सा घनकोण, इंटीग्रल डी ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण, और संपूर्ण घनकोण का वैल्यू क्या होता है भैया 4π। अभी बताया था आपको संपूर्ण घनकोण का वैल्यू क्या होता है 4π, तो मैं इसकी जगह पर 4π लिखने वाला हूं। तो बनेगा Q अपान 4πε0, ये तो ये रहा, इनटू में डी ओमेगा, इंटीग्रल डी ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण मतलब 4π, 4π से 4π कैंसल आउट हुआ, तो जरा बताइए फाई ई बराबर क्या निकल के आया? Q अपान ε0 निकल के आया। और याद करिए यही गॉस थ्योरम का सूत्र होता है, और ये हमने गॉस थ्योरम प्रूफ कर दी। यही गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय है, यही तो अभी क्वेश्चन लिखा था ना गॉस प्रमेय का, भैया यही होता है। याद हो गया? समझ आ गया? नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, अभी मैं एक बार आपको मैं और समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, एक बंद पृष्ठ ले लिया, चित्र आप अपने दिमाग में बना लीजिए। भैया एक बंद पृष्ठ ले लिया है, ठीक है, इसमें एक बिंदु पर हमने आवेश Q दिखा दिया है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया है, dA का डायरेक्शन हमने दिखा दिया है, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखा दी है, बीच का कोण थीटा दिखा दिया है, इस पर बनने वाला घनकोण हमने डी ओमेगा दिखा दिया है। इतना चित्र आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, इसके बाद सबसे पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र हमें पहले से पता है, ये चैप्टर नंबर 1 की जो शुरुआत वाली डेरिवेशन था वहां से हमें पता है कि E इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, समीकरण 1 है हमारे पास। ओके, इसके बाद में अब फ्लक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स ही तो है यार गॉस प्रमेय में मेन काम है फ्लक्स का। तो क्या करेंगे, बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव, जो बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल ये लिया है हमने, ये क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई ई। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, d फाई ई बराबर में वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या फिर d फाई ई बराबर में E dA cos थीटा। वेक्टर हटाएंगे cos थीटा आएगा। समीकरण 1 से E का मान ये वाला उठा करके यहाँ पे रखने वाले हैं, तो भैया d फाई ई बराबर E की जगह पर हमने E का मान रख दिया और dA cos थीटा लिख दिया। जैसे ये लिखा दिमाग में आ गया यार, dA cos थीटा और अपान में यहाँ से r स्क्वायर लेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा। तो भैया ये Q अपान 4πε0 अलग किया, dA cos थीटा अपान r स्क्वायर अलग किया, dA cos थीटा अपान r स्क्वायर की जगह पर हमने तुरंत डी ओमेगा रख दिया, क्योंकि हमें ये सूत्र पता था। रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये फ्लक्स निकला था छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला, हमें निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर में क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई, मतलब फाई ई बराबर में क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई का वैल्यू ये उठा करके यहां पर रख दिया। भैया क्लोज्ड इंटीग्रल से Q अपान 4πε0 को बाहर लाते हैं, क्योंकि डी वाला पोर्शन ही इंटीग्रल के भीतर रहेगा, ये याद रखना। तो यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा बचा, और भैया डी ओमेगा छोटा घनकोण होता है, इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब होता है संपूर्ण घनकोण, जिसका मान होता है 4π। मैंने 4π लिख दिया, 4π कैंसल आउट, फाई ई बराबर Q अपान ε0। समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो यार बिल्कुल तुम नहीं कहूंगा यार, नाराज हो जाओगे, कोई बात नहीं है। चलो आओ, समझ गए? अगर समझ गए भाई, देखो मैं देख लेता हूं मैंने कितना समय लिया है, कितने समय में मैंने इस डेरिवेशन करा, 29 मिनट यार, करीब करीब आधा घंटे मैं आपसे समझा रहा हूँ, आधा घंटे से। एक बार मैं दोबारा करके मैं आपको साफ करके दोबारा इस डेरिवेशन करके दिखाते हैं, मेरे साथ साथ आगे आगे आप बोल करके चलोगे, ठीक है? चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं दोबारा, आप हमारे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? और ध्यान से देखिए, सिंपल यार, बिल्कुल सिंपल है। मैं दोबारा करता हूं, आपके लिए मेहनत करूंगा, आप कहिए तो बस, ठीक है? अगर समझ में ना आए भाई तो कमेंट करके बता देना, सर ये बात नहीं समझ में आई थी। अगली बार मैं उस पर ध्यान दूंगा कि यार यहाँ पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अपने दोस्तों के साथ भी लाना है, इस चैनल पर लाना है, और अच्छे से फीलिंग के साथ में पढ़ते हैं फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? चलो, मैंने क्या बताया, गॉस प्रमेय को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेढ़ा मेढ़ा किसी प्रकार का क्या ले लेना है,
एक बंद पृष्ठ ले लेना है, एक बिंदु ओ लेना है जहां पर आवेश दिखा देना है, एक आप यहां पर कोई भी क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। बिंदु P ले लिया और बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ठीक है। ये क्षेत्रफल ले लिया, क्षेत्रफल का डायरेक्शन किसी दिशा में दिखा देंगे और यहां पर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस तरह से दिखा देंगे। ये DA का डायरेक्शन है, ये E का डायरेक्शन है, इनके बीच बना कोण थीटा है। यहां से ये जो घनकोण बना रहा है, ये क्षेत्रफल यहां पर जो घनकोण बना रहा होगा वो मान लेते हैं d ओमेगा है, और यहां से इस बिंदु P जो हमने माना था इसकी दूरी r है, ये मान लिया, ठीक है। इतना चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यह चित्र यार अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर भी अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सबसे पहले क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब ये शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो साथ में बोलो भैया, Q/r²। यही होता है ना, समीकरण 1 बना लिया, ये आपको याद होना चाहिए पहले से, ठीक है। अब बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, बिंदु P के चारों ओर इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, मतलब बिंदु P के चारों ओर जो क्षेत्रफल है, ठीक है। बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। यार अगर कुछ ना समझ में आए तो कह देना क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, इतना बोल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर में वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और भैया वेक्टर हटाएंगे तो बोलो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। भैया लिखो यार DA तो लिखो DA कॉस थीटा, ओके। इतना आया, मार्कर चेंज करो भैया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, E का मान यहां से उठा के रख लेना है, तो चलो इधर आकर के रखते हैं, ये कहानी करते हैं पूरी। d फाई E बराबर में E का मान ये रख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/r², ये रख दिया भैया E का मान। DA cos थीटा ऐसे रखा, DA cos थीटा आपको दिख गया, अब की बार दिख गया होगा क्योंकि पहले देख चुके हो। यही होता है ना, जब रिवीजन करते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आता है। आओ DA cos थीटा अपान में r² उधर कर लेंगे ना, आप आगे बताओ मुझे करना क्या है भैया, ठीक है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में DA cos थीटा अपान में r², इसकी जगह पर क्या लिखेंगे जरा बताओ, बोलो, कमेंट करके बता दिया करो यार, ऐसे बोल नहीं पाओगे तो क्या हुआ, ठीक है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इसकी जगह पर हम d ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि ये d ओमेगा सूत्र है, हमें पता है भैया, ठीक है। d ओमेगा हो गया ये। अब हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत लिख लेना यार, ठीक है। मैंने पहले तो करवा दिया ना, हाँ। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा जरा बताओ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जिसे हम फाई E लिखेंगे, फाई E बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई E, यही तो होगा भाई। सो फाई E बराबर में क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई का वैल्यू क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में d ओमेगा। भैया इंटीग्रल के भीतर हमेशा d वाला टर्म रहता है और सब बाहर हो जाता है, तो भाई यहां पर हम करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर, क्लोज्ड इंटीग्रल में d ओमेगा मतलब छोटा घनकोण, इंटीग्रल d ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण। भैया यहां पर संपूर्ण घनकोण का वैल्यू रख दोगे तो क्या बनेगा, संपूर्ण घनकोण का वैल्यू जरा बताओ, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, और आपके सामने गॉस प्रमेय प्रूफ हो चुकी है, Q और नीचे है एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस प्रमेय है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और भैया याद रखना, इसी तरह से बहुत अच्छी तरीके से फील के साथ फिजिक्स का हर एक टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। यहां पर अपने दोस्तों को भी लेकर के आइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस समय मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम लगातार आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, अपनी पढ़ाई करते रहिए।